तो हेलो हाय वेलकम, क्या हाल चाल एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, क्लास 7 एसएसटी का चैप्टर 6 द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आज हमें ये पूरा चैप्टर ख़त्म करना है जिसमें टोटल 12 टॉपिक्स हैं। Why is it called the age of reorganization? The Songs, the Satavahan, the Chedis and Kharavela, Southern Kingdoms, Indo-Greeks, Shakas or Indo-Scythians, the Kushanas and Kanishka, Gandhara School of Art, Madhura School of Art, Trade and the Silk Route, Cultural Exchange. तो ये 12 टॉपिक्स हैं जो हमें आज कवर करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इसे द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा गया है। हमने इसे एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा है? पहला टॉपिक, व्हाई इज इट कॉल्ड द एज of reorganization? कि हमने इसे एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा है? क्योंकि मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, लास्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ 10 क्वेश्चंस दूंगी, फिर हम उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसी क्लास में डाउट सेशन भी होगा। तो कमेंट्स में प्लीज आप डाउट्स दे दिया करो ताकि मैं ला सकूं। आप डाउट्स भेजते ही नहीं, ठीक है? तो मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, मौर्य एम्पायर के खत्म हो जाने के बाद, जो उसका लास्ट रूलर था, उसने अपने कमांडर इन चीफ बता सकते हैं मुझे मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था? ये भी आपका क्वेश्चंस में से आएगा, ठीक है? उसका कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सुंग ने उसे असैसिनेट करा था। क्या करा था? असैसिनेट। ठीक है, असैसिनेट करा था कब? अराउंड 185 BCE। कब करा था? 185 BCE। जो मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन के बाद जो उसका लास्ट रूलर था, उसके कमांडर इन चीफ कौन था? उसका कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सुंग। ये सुंग डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है? उसने उसे असैसिनेट करा था अराउंड 185 BC के अराउंड। आप इनके पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। मैं एसएसटी का चैप्टर इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी आई है इसमें एसएसटी की एक्सरसाइज नहीं है, तो एग्जाम्स में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर आता है जो हमारी मौर्यन टेरिटरीज थी, जो हमारी मौर्य टेरिटरीज थी, मौर्य टेरिटरी कौन सी थी? मौर्य डायनेस्टी थी। मौर्य टेरिटरी, मौर्य डायनेस्टी को तो मौर्य टेरिटरी कहते हैं। जो हमारी मौर्य टेरिटरीज थी वो डिफरेंट रीजनल पावर्स में डिवाइड हो गई। किस में डिवाइड हो गई? डिफरेंट रीजनल पावर्स में। ठीक है, तो जो हमारी मौर्य टेरिटरीज थी वो डिफरेंट रीजनल पावर्स में डिवाइड हो गई थी। किस में डिवाइड हो गई थी? डिफरेंट रीजनल पावर्स में। तो याद है
जो किंगडम्स थे उन्होंने वॉरफेयर और मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू compete करा था। जो किंगडम्स थे उन्होंने वॉरफेयर और मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू उन्होंने compete करा था। ठीक है, वॉरफेयर का तो पता ही है। मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्या होते हैं? जब एक एम्परर का एक एम्पायर का एम्परर दूसरे किसी एम्परर की प्रिंसेस से शादी कर लेता है तो वो दोनों एम्पायर एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते। इन्हें कहते हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस, शादी से जुड़े कुछ नियम। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस, जिसका मीनिंग है when an emperor getting married to any other's emperor daughter, they both cannot attack on each other. ठीक है, फिर जो हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया था, ये वीक हो गया। हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया वीक हो गया क्योंकि बाहर से बहुत सारे ग्रुप्स इसमें आ रहे थे, तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था ये वीक हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसे द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द सूंग्स। ठीक है, द सूंग्स। ठीक है, तो जो पुष्यमित्र सूंग था, अभी हमने पढ़ा था इसमें एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में, जो पुष्यमित्र सूंग था ही फाउंडेड द सूंग डायनेस्टी। इसी ने सूंग डायनेस्टी को इसने सूंग डायनेस्टी को फाइंड करा था। Founded the Song dynasty. ठीक है, जो पुष्यमित्र सूंग था, अभी हमने एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि जो पुष्यमित्र सूंग था उसने किसे, मौर्य एम्पायर के लास्ट एम्परर को, लास्ट किंग को क्या करा था, असैसिनेट करा था। ठीक है, और जो ये सूंग डायनेस्टी थे, इन्होंने सूंग डायनेस्टी से किस एरिया पर रूल करा था? इन्होंने पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया, इन्होंने पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया पर रूल करा था। दे रूल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। फिर जो पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र कौन था? इनका फाउंडर। ही इज द फाउंडर ऑफ सूंग डायनेस्टी। इसने फिर क्या करा, इसने कौन से यज्ञ को इसने परफॉर्म करा था? कोई मुझे बता सकता है? कौन से यज्ञ को इसने परफॉर्म करा था अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए? पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म
परफॉर्म करा था इसकी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, किसने डेमोन्स्ट्रेट करा था? पुष्यमित्र ने। ठीक है, क्या नाम था इस यज्ञ का? अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, फिर जो सूट्स थे इन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेरी को, ठीक है, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर को इन्होंने इंकरेज करा था। जो सूंग डायनेस्टी थी हमारी, उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेरी को इंकरेज करा था। ठीक है, दे इंकरेज आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। और एक और, जो हमारा बरहुत स्तूप था, जैसे आप सबने सांची स्तूप सुना है ना, ऐसे एक बरहुत स्तूप था। तो सूम्स ने इस पे ब्यूटीफुली रेलिंग्स ऐड करवाई थी। क्या ऐड करवाई थी? रेलिंग्स। ठीक है, तो ये था हमारा सूंग डायनेस्टी। सूंग डायनेस्टी का आप छोटा सा माइंड मैप बनाओ जिससे आपको याद रहेंगे पॉइंट्स। ठीक है, एक माइंड मैप बनाओ इससे रिलेटेड। पुष्यमित्र, सूंग, ब्रैकेट में लिखना फाउंडर, देन क्या करा था इन्होंने? नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? इसने अश्वमेध यज्ञ करी थी। इसने अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करा था। फिर इन्होंने किस किस चीज में इंकरेज करा था? आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेरी को इन्होंने इसको इंकरेज करा था। फिर लास्ट में क्या था? इन्होंने कौन से स्तूप पे रेलिंग्स ऐड करवाई थी? जैसे सांची स्तूप होता है, इन्होंने करवाई थी बरहुत स्तूप पे। बरहुत स्तूपा भी कह सकते हो। इन्होंने इस पे ब्यूटीफुली रेलिंग्स ऐड करवाई थी। ठीक है, आप इस टाइप का माइंड मैप बना सकते हो जिससे आपको ये याद रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? द सतवाहंस। सतवाहंस। सतवाहंस का एक और नाम है, कोई मुझे बताएगा क्या नाम है? सतवाहंस को हम एक नाम से और कहते हैं। सतवाहंस इज ऑल्सो कॉल्ड अंधराज। क्या कहते हैं सतवाहंस को? एक और चीज, अंधराज। इन्होंने कहाँ रूल करा था? दक्कन पर, दक्कन एरिया पर इन्होंने रूल करा था
सेकेंड सेंचुरी बीसी के अराउंड, ठीक है। कब करा था? सेकेंड सेंचुरी बीसी के अराउंड इन्होंने दक्कन एरिया पर रूल करा था, और इन्हें हम अंधराज के नाम से भी जानते हैं, ये इनका सेकेंड नेम है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट एरियाज जिन पे इन्होंने रूल करा था, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये मेन एरियाज थे जिन पर इन्होंने रूल करा था, ठीक है। सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र आएगा यहाँ पर, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। और इनकी इंपॉर्टेंट कैपिटल्स क्या थी? क्या थी? अमरावती, एक और थी जो इनकी मेन थी, और उसके भी दो नाम से जाना जाता है, वो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उसे मैं क्वेश्चन में ऐड करूंगी, ठीक है, ठीक है। इन्होंने वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन को सपोर्ट करा था, और जो गौतमी बालाश्री थी वो सतवाहन की इंपॉर्टेंट क्वीन थी। कौन? गौतमी बालाश्री, ठीक है, ये सतवाहन की इंपॉर्टेंट क्वीन थी। कौन थी? गौतमी बालाश्री। तो इसी के साथ हमारे सतवाहन भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे द चेडीज एंड खारावेला। द चेडीज एंड खारावेला। जो चेडीज थे उन्होंने अपनी पावर कहाँ पे राइज करी थी? कलिंगा में, ठीक है ना। उन्होंने अपनी पावर कलिंगा में राइज करी थी। किन्होंने? चेडीज ने। उन्होंने अपनी पावर कहाँ पे स्टैब्लिश करी थी? चेडीज में, ठीक है। और उनका फेमस रूलर कौन था चेडीज का? खारावेला। खारावेला चेडीज का रूलर था, ये कहीं का नाम नहीं है, इनका रूलर था फेमस। ये चेडीज का फेमस रूलर था कौन? खारावेला। और इन्होंने अपनी पावर कहाँ एस्टेब्लिश करी थी? कलिंगा में। और इनकी अचीवमेंट्स कहाँ रिकॉर्डेड है? इनकी अचीवमेंट्स रिकॉर्ड कहाँ की गई है? जैसे होते ना इंस्क्रिप्शंस, इनकी कौन सी इंस्क्रिप्शंस पे की गई है? हाथी गुफा। कौन सी? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इनकी जो अचीवमेंट्स रिकॉर्डेड है वो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में है। कौन सी? हाथी गुफा नहीं, ये स्पेलिंग इसकी इंग्लिश में से, बट इसे हम हाथी गुफा कहते हैं, गुफा।
जिसकी उदयगिरी और खंडगिरी केव्स थी भुवनेश्वर के पास। कौन सी? उदयगिरी, खंडगिरी केव्स नियर भुवनेश्वर। कहाँ थी? नियर भुवनेश्वर। ये किस में इंक्लूड की गई थी? ये किसके साथ एसोसिएटेड थी? जो ये उदयगिरी और खंडगिरी केव्स थी भुवनेश्वर के पास, ये किसके साथ एसोसिएटेड थी? किसके साथ? जैन मोंक्स के साथ। ठीक है, ये चेडीज की है ये केव्स। ठीक है, ये किसके साथ एसोसिएट थी? जैन मोंक्स के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी चेडीज और खारावेला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सदर्न किंगडम्स। सदर्न किंगडम्स, तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट सदर्न किंगडम्स थे। कौन से थे? चोलास, चेरास और पांड्यास। ठीक है, ये 3 थे हमारे इंपॉर्टेंट सदर्न किंगडम्स, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा ये पीरियड था, ये संगम लिटरेचर से बहुत क्लोजली कनेक्टेड था। संगम लिटरेचर, it is connected very closely to संगम लिटरेचर। ठीक है, ये हमारा संगम लिटरेचर से क्लोजली कनेक्टेड था और इसने क्या क्या प्रोवाइड करा था? इसने साउथ इंडिया को सोसाइटी, कल्चर और सोशल लाइफ को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट सदर्न किंगडम्स। इनमें कुछ नहीं था। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, इसके बारे में सोसाइटी, कल्चर और सोशल लाइफ के बारे में। किसमें? साउथ इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इंडो ग्रीक्स। आई नो वीडियो लंबी जाएगी, कुछ बोरिंग सोच के वीडियो देखेंगी भी नहीं, बट अगर आपके स्कूल्स में एक्सरसाइज आ रही है चैप्टर की, वो तो इंटरनली बन के आएगी। मैं मेन टॉपिक्स करवा रही हूँ, तो अब आप देखो ना देखो वो आपकी मर्जी है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स कौन थे? नाम से पता चल रहा है ग्रीक से थे वो लोग। आप सब एलेक्जेंडर द ग्रेट को तो जानते होंगे। एलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था? ठीक है, ही वाज आल्सो ग्रीक किंग। ठीक है, उसके कैंपेन्स के बाद, आफ्टर एलेक्जेंडर्स campaigns
अलेक्जेंडर कैंपेन्स। अलेक्जेंडर के कैंपेन्स के बाद सम ग्रीक किंग्स, कुछ ग्रीक किंग्स एंड देयर सक्सेसर्स, और उनके सक्सेसर्स यानी उनसे बड़े, उनसे और ऊपर वाले, सक्सेसर्स का तो पता ही आपको मैथ्स में +1, तो उनसे ऊपर कुछ ग्रीक किंग्स और सक्सेसर्स ने नॉर्थ वेस्ट, कौन सी जगह को, नॉर्थ वेस्ट, अलेक्जेंडर के कैंपेन्स के बाद कुछ ग्रीक किंग्स और उनके सक्सेसर्स ने नॉर्थ वेस्ट के किंगडम्स को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, क्या किया था, नॉर्थ वेस्ट के किंगडम्स, क्या किया था उन्होंने, दे एस्टैब्लिश्ड किंगडम्स। कौन से किंगडम्स, नॉर्थ वेस्ट के किंगडम्स। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश करने के बाद से हम उन्हें इंडो ग्रीक्स के नाम से जानते हैं। जब से उन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया है तब से हम उन्हें इंडो ग्रीक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर वो इंडियन कल्चर के साथ इंटरेक्ट हुए और उन्होंने बहुत सारे इंडियन इन्फ्लुएंसेस को अडॉप्ट भी किया। वो इंडियन कल्चर के साथ इंटरेक्ट हुए और उन्होंने बहुत सारे इंडियन इन्फ्लुएंसेस को क्या किया, अडॉप्ट किया। और जो उनके कॉइन्स थे, इंडो ग्रीक के जो कॉइन्स थे, इंडो ग्रीक के कॉइन्स इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंस के नाम से जाने जाते हैं। इनके जो कॉइन्स थे ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंस के नाम से जाने जाते हैं। ये जो इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स थे, इंडो ग्रीक्स के जो कॉइन्स थे उन्हें इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंस माना जाता है। ये हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस थे, हिस्ट्री के होने का एविडेंस था ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात आती है विदिशा, इसी में ये विदिशा में एक हेलियोडोरस विदिशा में एक हेलियोडोरस पिलर था, उन्हीं का पिलर है, इंडो ग्रीक का ही पिलर है। ये एक एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन का एक एग्जाम्पल है इनका हेलियोडोरस पिलर, जो विदिशा में सिचुएटेड है, इंडो ग्रीक्स का। तो ये इसी के साथ हमारा इंडो ग्रीक्स वाला टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शकाज और इंडो सिथियंस। शकाज और इंडो सिथियंस, इन्हें दो नामों से जाना जाता था, शकाज और इंडो सिथियंस। ठीक है, तो जो ये हमारे शकाज और इंडो सिथियंस है, इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में एंटर करा था इन्होंने। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एंटर करा था इन्होंने। ठीक है,
जो भी आ रहा है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ही वो कर रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इन्होंने एंटर करा था। और इंडो ग्रीक्स के बाद, दे केम आफ्टर इंडो ग्रीक्स के बाद इन्होंने किंगडम्स को एस्टैब्लिश किया था। जैसे पहले इंडो ग्रीक्स किंगडम्स को एस्टैब्लिश कर रहे थे किसके बाद, अलेक्जेंडर के बाद, अलेक्जेंडर के कैंपेन्स के बाद। फिर इंडो ग्रीक्स के बाद किन्होंने, शकाज ने या फिर इंडो सीथियंस ने किंगडम्स को एस्टैब्लिश करा, ठीक है। दे आल्सो एस्टैब्लिश द किंगडम्स, ठीक है, ठीक है। फिर सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट भी किसमें, कल्चरल लाइफ में इंक्लूड हुए। और जो इनका शका संवत कैलेंडर था, जो इनका शका संवत कैलेंडर था, इन्हीं से एसोसिएटेड था वो शकाज से। वो अब इंडियाज नेशनल कैलेंडर के बेसिस पे यूज किया जाता है। तो इसी के साथ हमारे शकाज भी कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं कुशाणास और कनिष्का। ठीक है, फिर आता है जो कुशाणास थे वो सेंट्रल एशिया में ओरिजिनेट हुए। कहाँ पर, सेंट्रल एशिया में ओरिजिनेट हुए और एंटर्ड करा उन्होंने, किसने एंटर्ड, दे एंटर्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है, दे एंटर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दे एंटर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। और जो कनिष्का था वो इनका मोस्ट पावरफुल रूलर था, मोस्ट पावरफुल, ठीक है ना। मच मोर मोस्ट पावरफुल रूलर था कनिष्का इनका, मोस्ट पावरफुल रूलर। और जो ये कुशाणास रूल था, इसने ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज में, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज और कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है। इनके दो फेमस आर्टिस्टिक रीजन्स थे, इनके दो फेमस आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस थे, आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, गंधारा स्कूल और मथुरा स्कूल। तो हमारे कुशाणा से उदय खत्म। अब करते हैं गंधारा स्कूल के बारे में बात।
तो भाई देखो, गांधारा स्कूल और मथुरा स्कूल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक टेबल बना दिया है, इससे आप इजीली समझ जाओगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिस गांधारा स्कूल और मथुरा स्कूल। पहले रीजन, ये था नॉर्थ वेस्ट में और ये था मथुरा प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर इन्फ्लुएंस इनके में कौन कौन यहाँ पे पढ़ता था, ग्रीको रोमन और इंडियन, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ मेनली इंडियन। और इनका मटेरियल था ग्रे ब्लैक ग्रे ब्लैक सिस्ट स्टोन और इनका था रेड सैंडस्टोन। इनकी स्पेशलिटी थी कि ये रियलिस्टिक बुद्धा इमेजेस बनाते थे और इनकी स्पेशलिटी थी कि बुद्धा मैनी इंडियन डाइटीज बनाते थे, ये दोनों चीज़ें बनाते थे। तो इस एक टॉपिक के साथ ही हमारे दो चीज़ें कवर हो चुकी हैं, जो है गांधारा स्कूल वर्सेस मथुरा स्कूल। अब बचे हैं बस दो चीज़ें, कल्चरल एक्सचेंज एंड ट्रेड एंड द सिल्क रूट। तो भाई वीडियो जो तो लंबा जा रहा है, तो फटाफट लिख रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। तो अब आता है ट्रेड और सिल्क रूट। ट्रेड और सिल्क रूट क्या था, ट्रेड इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के ड्यूरिंग जो था वो ट्रेड इंक्रीज हुआ था। इंडिया हैज बोथ इंटरनल एंड ओवरसीज ट्रेड, इंडिया के पास इंटरनल और ओवरसीज दोनों ट्रेड थे, ठीक है। फिर द सिल्क रूट कनेक्टेड इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया विद रीजन्स फार्दर वेस्ट। जो सिल्क रूट था उसने इंडिया को और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया को कनेक्ट करा था विद रीजन्स फार्दर वेस्ट, ठीक है। अब मैं फटाफट से कल्चरल एक्सचेंज और करवा देती हूँ, फिर हमारा आज का काम खत्म। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डाउट सेशन, और जो मैं आपको 10 क्वेश्चंस कह रही हूँ वो आपको शॉर्ट्स में अपलोडेड हो जाएंगे। तो भाई आ चुका है लास्ट टॉपिक, कल्चरल एक्सचेंज। ये किससे लेड हुआ था, दिस लेड टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आइडियाज के एक्सचेंज में, किसमें, आइडियाज के एक्सचेंज में। न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर के न्यू आइडियाज में। फ्लरिशिंग ऑफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर के फ्लरिशिंग में। तो भाई आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो भाई आज हमने चैप्टर खत्म कर लिया, तो अपने लिए तालियां तो बजा दो भाई, क्योंकि हमने मैथ्स का एक चैप्टर इतना लंबा चलाया था ना, ठीक है। तो अब आपके जो 10 क्वेश्चंस में कह रही थी वो शॉर्ट्स में अपलोडेड हो जाएंगे, और मैं इसकी ना पूरा मतलब एक पूरे इस ओवरऑल चैप्टर का एक माइंड मैप भी शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से इसके नोट्स अच्छे से बना सकते हो। तो तब तक थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी गुप्ता एरा, द टायरलेस क्रिएटिविटी, ठीक है। मिलते हैं बाद में, थैंक यू।